Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. This is Anuraksha. Students, today we are going to start a very important chapter in history, that is, the rise of nationalism in Europe. Before starting this chapter, we should know about history. We should understand that why do we read history and what is the importance of history. Then answer is history help us understand the world. History help us judge wisely. History tell us about the ancient time of people. And the last, history is interesting. हिस्ट्री हमें बताता है कि हमारे पास्ट में किसने क्या मिस्टेक करी थी, जिससे कि हम फ्यूचर में उस गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है. हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सबसे पहले हम लोग नेशनलिज्म के बारे में जानेंगे. नेशनलिज्म को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रवाद. नेशनलिज्म का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे. नेशनलिज्म इज डिवोशन टू वंस नेशन, दैट इज़ पैट्रियोटिज्म, जिसका मतलब है कि अपने देश के लिए प्यार की भावना होना. अगर आपके अंदर देश के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, तो आपके अंदर राष्ट्र भावना है, यानी राष्ट्रवाद है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट. इन 1848, Frederic Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republic, as he called them. These point are introduction point. Second is artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Third point, according to Soriot's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flag and national custom. This chapter will deal with many of issues visualized by Soriot. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of the multinational dynastic empire of Europe. A modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territories had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. And the last point of introduction, this chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century in Europe. ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम फ्रेडरिक सारियो, उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई. इनमें उसने सपनों का एक संसार बनाया जिसमें उसको एक शब्द दिया, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर बनाया. इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया. सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे. यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है
और दूसरे में मनुष्य के अधिकार पत्रों की घोषणा पत्र है। ओके स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट था। अब सेकंड है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासक का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। तो ये था स्टूडेंट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ भी फर्स्ट से लेकर तकरीबन 17 पॉइंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप फर्स्ट से लेकर 17 पॉइंट तक जितने भी टॉपिक हैं, यही सब आंसर में लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. The Habsburg Empire ruled over Austria-Hungary. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half of the spoke a variety of dialects. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire. The only tie binding this diverse group together was a common allegation to the emperor. अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें, तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें अल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत की शामिल थी। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के सामने द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस, यानी कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were by a common way of life that cut across regional division. Their families were often connected by ties of marriages. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Fifth point is industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and part of the German state it occurred only during the 19th century. In its wake,
New social group came into being, a working class population and middle class made up industrialists, businessmen, professional. It was among the educated, liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularly. थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य का एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक भी थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों में आपस से जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास वाणिज्यिक वर्गों के उदय में हो चुका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस में जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के बीच विचार लोकप्रिय हुए। ओके स्टूडेंट, आज बस यहीं तक। बाकी का लेक्चर बाद के वीडियो में होगा। थैंक यू एवरीवन।